भले ही दुदेजा परिवार का दिल्ली में काफी बोलबाला था, लेकिन मुंबई शहर में उनका लेखा जोखा ना के बराबर नहीं था। मुंबई शहर में उनकी प्रॉपर्टीज की टोटल कीमत 100 करोड़ रुपए की थी और परीक्षित दुदेजा ने मुंबई के किंग विराज जिंदल से पंगा ले डाला था। परीक्षित दुदेजा को थप्पड़ मारने के बाद विराज जिंदल को एक चीज तो समझ आ गई थी, कुछ लोगों को कितना भी लेसन क्यों ना सिखा दो, उनकी करतूतें बदलती नहीं है। वैसे तो ये बात याचना और उसके मोटू हस्बैंड के लिए थी, लेकिन चूंकि परीक्षित दुदेजा ने उनकी मदद की थी, इसीलिए वो अब इस मामले में फंसता हुआ नजर आ रहा था और विराज शायद परीक्षित दुदेजा को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। कभी कभी आप दूसरों के सामने रिस्पेक्टफुल या फिर काइंड एक्ट करते हैं तो सामने वाला आपको और भी ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश करता है। सामने वाले को लगता है कि आप कमजोर हैं। विराज एक काइंड हार्टेड इंसान था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आएगा और उसे बुली करने लगेगा। अपमान की दुनिया से विराज बाहर निकल चुका था। अब वो किसी का भी सुनकर नहीं ले सकता था। मेरे पापा को आने दो, उनके आते ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। परीक्षित दुदेजा की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी, और होती भी कैसे। दिल्ली में जो लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, वही मुंबई में उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। ऐसे ह्यूमिलिएशन का सामना शायद ही कभी परीक्षित दुदेजा ने किया होगा, इसीलिए उसकी इंसल्ट की आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। परीक्षित दुदेजा की बात सुनकर विराज ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, आने दो उन्हें, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की ताज पोश संभालने वाले ने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं। तुझे कूल बनने का बहुत शौक है ना, मुझे जाने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे संस्कार दिए हैं। मेरे पापा को आने तो दे, उनके सामने तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। परीक्षित रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। विराज के बॉडीगार्ड्स ने परीक्षित दुदेजा को इस तरह पकड़ा हुआ था कि वो अपने शरीर का एक हिस्सा भी नहीं हिला सकता था। मैं तुझे 1 मिनट का समय देता हूँ, तुझे जिसकी भी मदद लेनी है तू बुला सकता है। ये बोलते हुए विराज ने अपने बॉडीगार्ड्स को संकेत दिया कि वो टेम्परेरी परीक्षित को छोड़ दे, और विराज के बॉडीगार्ड्स ने परीक्षित को छोड़ दिया था। विराज की बात सुनकर परीक्षित दुदेजा स्टन रह गया था। उसके पास मदद बुलाने के लिए सिर्फ 1 मिनट था और उसे जल्दी से जल्दी अब कॉल करना था। परीक्षित दुदेजा को समझ नहीं आ रहा था कि विराज अपने लिए मुसीबत क्यों बुलाना चाहता है, लेकिन परीक्षित दुदेजा को ये समझना भी नहीं था। उसके लिए तो अच्छा ही था, अब उसे तो कैसे भी करके विराज के सामने अपना जलवा बिखेरना था। उसने तुरंत एक फेमिलियर नंबर डायल किया। वो 1 मिनट के उस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। हाँ पापा, मुझे यहाँ पर बुली किया जा रहा है, आप जल्दी से यहाँ पर आइए। नहीं, मेरे पास कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है और इस लड़के के बॉडीगार्ड्स बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी आइए। 1 मिनट के अंदर अंदर परीक्षित दुदेजा ने अपने पिता को कॉल करके उनके सामने सारा एक्सप्लेनेशन रख दिया था और उन्हें ये भी बता दिया था कि उसे बुली किया जा रहा है। दिस फूल! याचना मनी मन अपने दिल में परीक्षित दुदेजा को कोसती जा रही थी। दरअसल उसने 1 मिनट पहले विराज जिंदल को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उसे लगा कि वो दुदेजा परिवार के लड़के के साथ है। दुदेजा परिवार के लड़के को कोई कैसे हाथ लगा सकता है, लेकिन याचना ये भूल गई कि दुदेजा परिवार जो कुछ भी था वो दिल्ली में था। मुंबई शहर में दुदेजा परिवार को कोई जानता भी नहीं था। मुंबई शहर में उनकी पहुंच सिर्फ और सिर्फ पाटिल खानदान थी, और वो भी विराज के सामने इस मामले में शायद ही कोई इंटरफेयर करते। इसीलिए अब जो भी आउटकम निकलने वाला था, उसके बराबर के भागीदार याचना और उसके मोटे हस्बैंड भी होने वाले थे। हालांकि परीक्षित दुदेजा ने अपने पिता को कॉल तो कर दिया था, और परीक्षित दुदेजा के पिता कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं थे। ये बात तो याचना भी बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन अब जिस सिचुएशन में वो अपने आप को देख रही थी, उस हिसाब से उसे लग रहा था जैसे दुदेजा परिवार विराज के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इस वजह से उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बस अब तो इंतजार कर। जैसे ही परीक्षित दुदेजा ने कॉल कट किया, वैसे ही उसके मुंह से ये शब्द बाहर आए जो विराज के लिए थे। परीक्षित दुदेजा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। वो पहले से भी और ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे अब विराज का खेल खत्म हो गया है, जिसमें अभी उसके पिता आए भी नहीं थे। तुझे बैठने के लिए कौन बोला? विराज के मुंह से कड़क शब्द बाहर आए
और विराज ने आगे बढ़ते हुए परीक्षित दुदेजा के दूसरे गाल पर भी अपनी उंगलियां छाप दी थी। विराज का थप्पड़ खाते ही परीक्षित दुदेजा अपनी कुर्सी से उठ गया था। उसकी आंखों में आक्रोश साफ साफ दिखाई दे रहा था। दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जिसे अपने बच्चे की फिक्र ना हो। परीक्षित दुदेजा के कॉल करने के बाद करीब 15 से 20 मिनट के अंदर ही लगभग 100 साल का एक आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही परीक्षित दुदेजा ने अपने पिता को देखा, वैसे ही एक्साइटमेंट में रोते हुए उसके मुंह से पहला शब्द बाहर आया, पापा पापा। परीक्षित दुदेजा के लिए उसके पिता एक सेवियर थे। मेरे बेटे को किसने बुली किया? ये तो नहीं पता कि परीक्षित दुदेजा के पिता ने ये शब्द गुस्से में बोले या नहीं, लेकिन जब वो शब्द विराज के कान में पहुंचे तो उस आवाज में कड़कपन साफ साफ सुनाई दे गया था। उस आवाज को सुनकर विराज तुरंत ही पीछे मुड़ा और विराज ने भी एक कड़क अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरा नाम विराज जिंदल है। आपके बेटे को मैंने ही बुली किया है। आपके बेटे को लेसन सिखाना बहुत जरूरी था। तुम विराज जिंदल हो? परीक्षित दुदेजा के पिता का नाम अशोक दुदेजा था। जिस गुस्से के साथ वो उस कमरे में दाखिल हुए थे, विराज जिंदल का नाम सुनते ही वो गुस्सा उनके चेहरे से कहीं गायब हो गया था। हाँ, मैं ही विराज जिंदल हूँ और आपके बेटे को मैंने ही मारा है। विराज ने और भी ज्यादा कड़क होते हुए कहा। 100 साल के अशोक दुदेजा को काफी अनुभव था और बिजनेस में उनका नाम बिल्कुल भी नया नहीं था। बिजनेस की गणित को पढ़ना उन्हें बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए एक तरीके से वो शेर के मुंह में हाथ कैसे डाल सकते थे। तुरंत ही उन्होंने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, विराज साहब, आपने मेरे बेटे को लेसन सिखाकर एकदम ठीक काम किया। मेरे तो हाथ से निकलता ही जा रहा है। अब आप ही उसे कुछ रास्ता दिखाइए। अगर मेरे बेटे से और कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिंदल परिवार का चिराग इन बातों को दिल पर नहीं लगाएगा और मेरे बेटे को माफ कर देगा। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? अशोक दुदेजा के बर्ताव को देखकर परीक्षित दुदेजा शॉक्ड रह गया था। उसने हमेशा से ही अपने पिता को एग्रेसिव देखा था, लेकिन विराज के सामने उनके इस शांत बर्ताव को देखकर परीक्षित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उनके बेटे ने उनके नक्शे कदमों पर ही चलना सीखा था, लेकिन वो कहते हैं ना, नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। शायद ये बात वो अपने पिता से नहीं सीख पाया था। परीक्षित को किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे दुश्मनी करनी चाहिए, ये ज्ञान उसके पिता उसे नहीं दे पाए थे। अगर विराज ने दुदेजा परिवार को माफ नहीं किया तो पाटिल खानदान की तरह उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ सकती थी। परीक्षित दुदेजा ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता को किसी के सामने झुकना पड़ेगा और अपने बेटे की गलतियों को किसी और के सामने मानना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी झुक जाने से इंसान छोटा नहीं हो जाता है। विराज को ही देखिए, पूरे 13 सालों तक वो सभी के सामने झुका, लेकिन आज विराज की क्या पोजीशन है ये हम सभी जानते हैं। एक सफल बिजनेसमैन का सबसे अच्छा हथियार होता है मामले को रफा दफा करना, और यही अशोक दुदेजा अभी कर रहे थे। पापा, आपके पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, आप इस लड़के को लेसन क्यों नहीं सिखाते? ये है ही कौन? अपने पिता को देखकर अभी भी परीक्षित दुदेजा ने कुछ भी नहीं सीखा था। उसकी आंखों में विराज के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और उसके मुंह से कुछ ये शब्द बाहर निकल आए थे। जैसे ही अशोक दुदेजा ने अपने बेटे के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, उनके कदम परीक्षित दुदेजा की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने भी उसके गाल पर अपने हाथ सेक लिए थे। सटाक की आवाज के साथ पूरा कमरा दहल उठा था। तुम जानते क्या हो विराज साहब के बारे में, और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें प्रोवोक करोगे? भूल कर भी ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना हर बार की तरह मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अचानक से अशोक दुदेजा अपने बेटे पर गुस्सा हो गए थे। जिस इंसान के पास में वो 4 फुर्तीले बॉडीगार्ड्स थे जो पलक झपकते ही माहौल बदल देते थे, क्या वो इंसान कोई आम इंसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। अशोक दुदेजा का गुस्सा अपने बेटे पर निकलना बहुत ही लाजमी था। परीक्षित दुदेजा को बिजनेस की समझ नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी गद्दी अपनी बेटी यानी दृष्टि दुदेजा को दी थी। दृष्टि दुदेजा बिल्कुल भी अपने भाई जैसी नहीं थी। वो बहुत ही समझदार थी और दुदेजा परिवार के बिजनेस को एकदम तरीके से हैंडल कर रही थी। उसे किसी के लफड़े में पड़ने का कोई शौक नहीं था। उसे दुदेजा परिवार की इज्जत की बहुत फिक्र थी। लेकिन परीक्षित दुदेजा
अपनी बहन का पूरा ऑपोजिट था। उसे लोगों के सामने हीरो बनने का बहुत शौक था। आज भी वो हीरो ही बनने आया था, लेकिन देखिए क्या हुआ, उसकी जिंदगी में सब कुछ जीरो हो गया था। भले ही दिल्ली में लोग विराज जिंदल को ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन अशोक दुदेजा ने विराज जिंदल का नाम बहुत सुन रखा था। भले ही विराज की रेपुटेशन ना के बराबर ही थी, क्योंकि विराज अपनी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता था, लेकिन अशोक दुदेजा ने विराज की सारी इंफॉर्मेशन निकाल रखी थी। अशोक दुदेजा ने सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करते हुए विराज के बारे में बहुत पहले ही पता लगवा लिया था। कैसे विराज ने एक एक करके कंपनियों को तोड़ा और अपने जिंदल ग्रुप में शामिल किया। कैसे उसने पाटिल खानदान के मुंह से 3 हॉस्पिटल बाहर निकाले और अभी की लेटेस्ट लोखंडवाला की जमीन को 600 करोड़ में खरीदना, ये सारी जानकारी अशोक दुदेजा के पास पहले से ही मौजूद थी। अगर अशोक दुदेजा के नाम और उनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उन्हें ये तो पता नहीं था कि विराज जिंदल के पास कितनी पावर है, या फिर उसने अपने पीछे कितनी पावर छुपा रखी है। लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि विराज जिंदल कोई सिंपल सा कैरेक्टर नहीं था। दूसरी तरफ अशोक दुदेजा की हरकतों को देखकर विराज भी काफी पजल्ड था। अशोक दुदेजा के कोड ऑफ कंडक्ट को विराज बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन आज उनके इस रूप को देखकर विराज को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि अशोक दुदेजा काफी एबनॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे। भले ही अशोक दुदेजा को यह पता चल गया था कि उनका पाला किससे पड़ा है, लेकिन उन्हें इस तरह नीचे झुकने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी एक आवाज से पूरा दिल्ली हिल जाता था, और अगर ऐसा हुआ तो जिंदल ग्रुप को दिल्ली में खासा नुकसान भी हो सकता था। विराज अपने दिमाग में सोच रहा था कि आखिर अशोक दुदेजा ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लेकिन लाख सोचने के बाद भी विराज को रीजन पता नहीं चल पाया था। विराज साहब, जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाइए, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। कॉम्पनसेशन के रूप में मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे देता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट इट। ये बोलते हुए अशोक दुदेजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन दूसरी तरफ विराज जिंदल का चेहरे के भाव उड़ते हुए नजर आ रहे थे। विराज जिंदल ने तुरंत ही अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। विराज उस तरह का इंसान नहीं था जो लोगों को अपने सर पर बैठाए। हालांकि अशोक दुदेजा का एटीट्यूड विराज की तरफ बहुत ही ज्यादा सिंसियर था, लेकिन इस तरह कॉम्पनसेट करना कुछ हजम करने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। विराज ये भी नहीं समझ पा रहा था कि अशोक दुदेजा का बर्ताव ऐसा क्यों है, लेकिन उसके बाद भी विराज ने मैटर को खत्म करना ही ठीक समझा था और बाप बेटे को छोड़ने का मन बना लिया था। क्या विराज कोई गलती कर रहा था? क्या विराज को अशोक दुदेजा को नहीं छोड़ना चाहिए था? आखिर अशोक दुदेजा का बर्ताव विराज के प्रति वैसा क्यों था? क्या अशोक दुदेजा विराज जिंदल के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे थे? क्या विराज के इन्वेस्टर अशोक दुदेजा होंगे? आखिर विराज की इस बारे में क्या सोच थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।